खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पूरे देश को दहलाने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीतीश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सालों से बिहार की सरकार इस ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ को फंड देती रही, लेकिन उसे यह तक नहीं पता कि यह फंड आखिर दिया क्यों जा रहा है। लिहाजा लगता तो ऐसा है कि शेल्टर होम में होने वाली ये घटनाएं स्टेट स्पॉन्सर है। देश में हर 6 घंटे में एक लड़की से रेप का एनसीआरबी डेटा बताते हुए अदालत ने सरकारों के सरोकारों पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर देश में यह हो क्या रहा है। उधर यूपी के देवरिया में भी शेल्टर होम में मुजफ्फरपुर जैसा मामला सामने आने के बाद अफसरों के होश फाख्ता हैं। हरदोई के शेल्टर होम से भी 19 लड़कियां गायब पाई गई। संसद में भी ये दोनों मामले आज जोर शोर से उठे। आरजेडी, एसपी, सीपीआई सांसदों ने संसद में तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया और नीतीश और योगी सरकार को जमकर घेरा, इस्तीफा मांगा। मामले पर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि देवरिया मामले पर यूपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और डीएम को हटाया गया है। सरकार दोषियों को सजा दिलाकर रहेगी, लेकिन अब बात देश को यह भरोसा दिलाने की है कि ऐसे शेल्टर होम्स में मजलूम बच्चे बच्चियां सेफ हैं, हिफाजत से हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि अब पूरे मुल्क में मजलूमों के शेल्टर होम की करो जांच। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 2 रियासतें, 2 शहर, 2 शेल्टर होम, 2 तस्वीरें, मगर कहानी एक जैसी। बेटियों की बेबसी एक जैसी। शेल्टर होम्स को बनाया सेक्स रैकेट का अड्डा। बेटियों का होता रहा सौदा और इंतजामिया रही सोती। कौन है असली गुनहगार, सिस्टम या फिर समाज? क्या मुल्क के सभी शेल्टर होम्स की होनी चाहिए जांच? नाम ऐसा कि आस्था, सम्मान, इज्जत भी कम पड़ जाए, लेकिन काम ऐसा कि शर्म से न सिर्फ आंखें बल्कि सिर भी झुक जाए। हम बात कर रहे हैं यूपी के देवरिया की मां विंध्यवासिनी देवी शेल्टर होम की, जहां मुजफ्फरपुर इस्मत दरी मामले जैसी शर्मनाक करतूत चल रही थी। 2 रियासतें, 2 शहर, दोनों के दरमियान तकरीबन 240 किलोमीटर का फासला भी। 2 शेल्टर होम, 2 तस्वीर, लेकिन कहानी एक जैसी। बेटियों की बेबसी, उनका दर्द एक जैसा, बदकिस्मती एक जैसी। दोनों जगह बेबस बेटियों की हालत जार एक जैसी। जिन पर बेटियों की हिफाजत का जिम्मा था वही निकल आए उनके लिए वैशी दरिंदे। बेटियों का ही कर डाला सौदा। देवरिया गर्ल्स शेल्टर होम जिनसी इस्तेहसाल मामले को शर्मनाक, हैवानियत, वैश्याना, जो चाहे नाम दे, सब कम पड़ जाता है। ये दोनों बेटियां इसी शेल्टर होम में रहती थी। एक वो जो इस शेल्टर होम से भागने में कामयाब हो गई और इस शर्मनाक करतूत का पर्दाफाश किया। दूसरी जिसकी बेबस आंखें हैवानियत के हाथों शिकार होती दीगर लड़कियों के लिए गवाह बनकर रह गई। आप अपने कस्टडी में कुछ भी करवा लेंगे क्योंकि आपकी कस्टडी में बच्चे हैं, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के बच्चे वहाँ जाते थे और रोज महिला कांस्टेबल जाती थी, नर्स हो जाती थी, तो गलत हो रहा था तो पता नहीं लगता। सीबीआई ने कुछ जांच किया था तो इन्होंने उसमें अनियमितता पाई गई थी, तो इनका मान्यता समाप्त किया गया था। जो भी कर रहे थे अवैध तरीके से कर रही थी और अवैध तरीका करने का मुख्य कारण था ये अंदरूनी जो धंधेबाजी हो रही थी उसका। देवरिया में पुलिस के नाक के एन नीचे गैर कानूनी गर्ल्स शेल्टर होम में मासूम बेटियों का जिनसी इस्तेहसाल होता रहा, लेकिन पुलिस है कि सोती रही। कहां गए यूपी में चाकू चौबंद पुलिस के दावेदार? शेल्टर होम मामले ने तमाम दावों की कलई खोल कर रख दी। सुजीत कुमार जिलाधिकारी जी को वहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि वो 1 वर्ष से वहाँ पर डीएम हैं और लगातार उनको लिखकर भेजा जा रहा था कि अनाधिकृत रूप से ये बाल गृह चल रहा है, महिला आश्रय गृह चल रहा है, इसको आप बंद करिए, परंतु उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हरदोई के शेल्टर होम से भी 19 बेटियां गायब हैं। देवरिया स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। शेल्टर होम में मौजूद 42 बेटियों में से अब भी 18 बेटियां लापता हैं और ये तब है जब खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एडमिनिस्ट्रेशन को चाकू चौबंद रहने की ताकीद की थी। लेकिन इतना कुछ हो गया, सवाल उठना लाजमी है कि इंतजामिया कहाँ थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
पहले बिहार और अब यूपी, पहले मुजफ्फरपुर और अब देवरिया और फिर हरदोई। इसीलिए आज हम यह सवाल उठा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के ऐसे जितने भी शेल्टर होम्स हैं मजलूमों के, वहां पर जांच जरूरी हो चुकी है कि वहां हो क्या रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सरवत फातिमा हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अरविंद निशात साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब्बास अली रुश्दी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ लखनऊ से लाइव मौजूद हैं। और संजय प्रसाद साहब जो कि आरजेडी के विधायक हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में सोशल एक्टिविस्ट नाइश हसन भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगी, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। लेकिन पहला सवाल तरुण चुग साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मेनका गांधी का मैं बयान देख रहा था। सेंटर में मिनिस्टर हैं, महिला बाल कल्याण मंत्री, और उनका यह कहना है, मैं कोट कर देता हूं एग्जैक्टली, वो ये कह रही हैं कि दरअसल यह हकीकत है कि सालों से शेल्टर होम्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकारें सिर्फ ऐसे शेल्टर होम्स को पैसा देती रही हैं। वो ये शिकायत भी कर रही हैं कि 2 साल से सांसदों ने, एमपीज ने मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है इस बाबत, और ये डर भी जता रही हैं कि मुजफ्फरपुर और देवरिया जैसे हालात दूसरी जगहों पर भी हो सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है और सरकार खुद यह मान रही है कि ऐसे हालात और भी जगहों पर हो सकते हैं, तो फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? ऐसा है कि पहले तो ये एक बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं मन के अंदर संवेदनाएं और दुख पैदा करती हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और दूसरा, मेनका गांधी जी के बयान को पॉजिटिव निगाह से देखना चाहिए कि सरकार बहुत चिंतित है। और जिस तरह यूपी के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश जारी किए हैं सभी जगह पर चेकिंग करने के, एक एक चीज को चेक करने के, और कठोरता से इन सब चीजों के मापदंडों को चेक किया जाए, इस पे काम शुरू किया है। और इस तरह की शुरुआत बाकी प्रदेशों में भी होगी। और पूरे देश के अंदर ये एक वक्त आया है कि हमें एक बार चेक करना होगा कि जो सिस्टम इन बच्चों को शेल्टर देने का, रखने का, सुरक्षा देने का है, कहीं वो अपने आप में एक ऐसी जगह तो नहीं बनता जा रहा जहां बच्चे असुरक्षित हो गए। और मेरे को लगता है कि बन गया है चुग साहब, इसमें अब किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि जो मजलूमों के शेल्टर होम्स हैं वो रेप होम्स में तब्दील हो चुके हैं। और मेनका गांधी का बयान ये साबित करता है कि सरकार को इस बात का इल्म है कि सरकारें बिना समझे बुझे ऐसे शेल्टर होम्स को पैसा दे रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसा जहां जहां भी गलतियां हैं, जहां जहां भी गलतियां हैं उनको बंद करना चाहिए। और जिन पर कानून की कार्रवाई बनती है उन पर कठोरता से कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। सरवत, क्या आपको फिलहाल बिहार का जहां तक सवाल? समीर, इस बिहार की या देवरिया की बात जब हम करते हैं, और जैसा कि मेनका गांधी जी के स्टेटमेंट को आपने अभी कोट किया, पीछे 4-4.5 साल से बीजेपी एक के बाद दिगरे स्टेट जीतती चली गई और ये अपने फतह का परचम लहराती चली गई। अब इनको बिल्कुल ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमने ध्यान, या हमें आए हुए अभी कुछ ही दिन हुआ है, ये सब चीजें पहले से चल रही थी। 4-4.5 साल का वक्फा बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। और वो खुद कह रही है कि सालों से इस तरह से चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम अगर ये मान ले कि पहले हो रहा था, 4.5 साल में आपने क्या किया? नंबर 1। नंबर 2, बिहार में करीबन 13 साल से, बीच में 1 साल 1.5 साल की, 12 महीने की, 14 महीने की सरकार महागठबंधन की हुई थी, लेकिन लगातार बीजेपी और नीतीश सरकार वहां पे रही है। और ये जो आप मुजफ्फरपुर की जो घटनाएं हैं, कोई एक दिन का किस्सा ये नहीं दिख रहा है। और इस दरिंदगी को आप रेप, गैंग रेप या इससे ज्यादा जितने भी सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जो शेल्टर होम था उसमें मिनी ऑपरेशन थिएटर भी था, अगर आपको जानकारी होगी तो। मिनी ऑपरेशन थिएटर भी था, तरह तरह की दवाइयां थी वगैरह, मतलब। और सबसे अफसोस की बात है कि सब माइनर गर्ल्स थे जिनके साथ ये हैवानियत हुई है,
वो सब माइनर गर्ल्स थी, 18 साल के नीचे थी। 18 साल के ऊपर वाली जो थी सो थी, लेकिन ज्यादा उसमें 18 साल के नीचे थी। ये हैवानियत नाक के नीचे चीफ मिनिस्टर के होता रहा। बेटी बचाओ का नारा दिया था, गलती हो गई हिंदुस्तानियों से कि ये नहीं पूछा कि बेटी किससे बचाए, किससे बचाए। ये सवाल हमें करना चाहिए था कि बेटी किससे बचाए। बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। और नीतीश कुमार जी बेटियों को पढ़ाने के लिए साइकिल, पोशाक वगैरह वगैरह करते रहे, बट उनको ये नहीं ख्याल आया कि हाँ उस शेल्टर होम का हम जरा सा जायजा ही ले लें। हर हफ्ते वहां पे महीना में 2 बार 3 बार, जैसा कि जानकारी हम लोगों को मिली है कि महिला कल्याण विकास मंत्री जो हैं उनके पति जाया करते थे, वो किसी पद पे थे और वो जाया करते थे जांच के लिए, क्या खाक जांच किया करते थे। जब आज उनका नाम आ रहा है, लेकिन ब्रजेश ठाकुर नाम का ये जो शख्स है, ये क्या कुछ सालों में बन गया? जब आप लोग गठबंधन का हिस्सा थे, जब आप लोग सरकार में शामिल थे, तब भी किसी को नहीं दिखाई दिया गया कि ब्रजेश ठाकुर की करतूतें कैसी हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12-14 महीने की सरकार महागठबंधन की भी बीच में आई थी, चूक हमसे भी शायद हुई है, हमें भी देखना चाहिए था कि वहां हो क्या रहा। लेकिन 12-13 साल का वक्फा बहुत बड़ा होता है। और नीतीश सरकार जो अपने आप को सुशासन बाबू का नाम देते थे, और जब सारी रिपोर्ट सामने आ गई है उसके बावजूद उन्हें अफसोस जाहिर करने में 3 महीने लग गए। उन्हें ये कहने में कि मैं शर्मसार हूं, उन्हें 3 महीने लग गए। और यहाँ जब राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हाँ अगर बिहार सरकार अनुशंसा करे तो मैं सीबीआई से जांच कराने को तैयार हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में जब संसद में ये मामला आया है और सांसदों ने, बिहार के सांसदों ने, कांग्रेस, चाहे कांग्रेसी हो चाहे आरजेडी को, इन लोगों ने हंगामा किया, तो राजनाथ सिंह जी को ये कहना पड़ा। तब नीतीश बाबू तैयार क्या होंगे कि पहले। अरविंद निषाद साहब जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद निषाद साहब, देश की सबसे बड़ी अदालत आज नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। वो ये पूछ रही है कि तमाम घटनाएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शेल्टर होम में होने वाली ये घटनाएं स्टेट स्पॉन्सर हैं। इससे ज्यादा देश की सबसे बड़ी अदालत और कितने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करे? अभी भी आपको एहसास है क्या कि हो क्या रहा है बिहार में? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मंजू वर्मा के खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी वो आपकी कैबिनेट की शोभा बढ़ा रही हैं। देखिए समीर साहब, ये शर्मसार करने वाली घटना है। पहले भी हम लोग कहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, कहा है अपने वक्तव्य में। कहने से नहीं होगा अरविंद जी, एक्शन का टाइम है। नहीं, अगर देखिए, अगर राज्य सरकार कमियों को जांच कराने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को नहीं सौंपती तो सरकार के समक्ष यह प्रश्न नहीं आता। हाँ बोलिए फातिमा जी। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपकी बारी है, आप बोलिए। हाँ, तो सेंटर पॉइंट आज डिबेट का आप है। नहीं ठीक, तो ये सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को ये जांच का, सोशल ऑडिटिंग का ये जिम्मा सौंपा। ये बात आ चुकी है, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसके आगे इस कुकृत्य में शामिल तमाम ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है। राज्य की पुलिस ने शिनाख्त की, उस शिनाख्त में 10 लोग गिरफ्तार किए गए। पॉलिटिकल पार्टीज ने, आम लोगों ने इस जघन्य कांड की सीबीआई जांच की डिमांड की। सरकार ने सीबीआई जांच को लिख दिया। सीबीआई टेक ओवर केस को किया। आज सीबीआई बहुत तेजी से इस अरविंद जी, ये सारी बातें खुलासा होने के बाद हुई हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आई? आप एक ऐसी संस्था को जो दागदार थी, जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को होनी चाहिए थी, आपने उसके बारे में अगर जानकारी नहीं थी तो पता क्यों नहीं किया? करोड़ों रुपए की फंडिंग क्यों की गई? वही सुप्रीम कोर्ट आज आपसे पूछ रहा है कि आप करोड़ों रुपए की फंडिंग एक ऐसी संस्था को कैसे दे सकते हैं जिसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठी नहीं की? मुझे उत्तर देने दीजिए ना। ये जो गर्ल शेल्टर होम का जो प्रोजेक्ट है, यह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। भारत के विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार इस फंड के लिए पैसा उपलब्ध कराती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तमाम राज्यों में शेल्टर होम चलती है और उसका खर्च राज्य सरकार वहन करती है, जिसका पैसा केंद्र सरकार की ओर से आता है। हम खर्च वहन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वहां पर क्या चल रहा है ये देखना भी आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पर कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जिम्मेदारी है, आपने नहीं किया है। नहीं, जिम्मेदारी
समीर साहब, उसी जिम्मेदारी के एहसास के तहत हम लोगों ने जांच कराया और जांच के बाद जो तथ्य सामने आया उस तथ्य के आधार पर हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं। पिछले 7-8 दिनों से देश भर की सुर्खियां बनी हुई है। ये मानवता के लिए शर्मसार करने वाला विषय है, लेकिन सरकार ने पूरे देश के लिए यह उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि फिर भी आप क्रेडिट ले रहे हैं। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, आपका विषय भी यही है कि क्यों नहीं पूरे देश के शेल्टर होम की मैं तो कह रहा हूं आप क्रेडिट लेने से किसकी रिपोर्ट का आप क्रेडिट लीजिए। सोशल ऑडिट आपने कराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल ऑडिट की रिपोर्ट जब आई तो 2 महीने आप उस पर बैठ क्यों गए? आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? आपने बचने का मौका क्यों दिया? नहीं, समीर साहब, राष्ट्रीय जनता दल, न राष्ट्रीय जनता दल के नेता, न कांग्रेस पार्टी या न कांग्रेस पार्टी के नेता या अन्य कोई दल के लोग इस जघन्य कांड का उद्भेदन किया। सरकार ने उद्भेदन किया सृजन घोटाले को, सरकार ने उद्भेदन किया मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को। हम संवेदनशील हैं, जो घटनाएं घट रही है उस पर तत्काल हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के बाद ये लोग रिएक्शन में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संजय प्रसाद साहब, एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? हो गया अरविंद जी, हो गया। दूसरे लोग भी हैं। संजय प्रसाद जी, 2 महीने जब सरकार के संज्ञान में 2 महीना पहले आया था, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। जब हम हमारे नेता, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव ने इस बात को सदन में उठाया और सड़क पर उठाने का काम किया, तब सरकार एक्शन में आए। और इन्होंने जब सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं, सीबीआई जांच तो हम राजनाथ सिंह जी बोले तो यहाँ ने डीजीपी से काउंटर करा दिया गया कि सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग का मांग पुरजोर ढंग से रखा गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए लिखा, और हम लोग का मांग था कि यहाँ के जो हमारे हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में हो, लेकिन तब तक हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उनके देख रेख में आप जांच हो। और जहां तक मंजू वर्मा की बात है, मंजू वर्मा जब वहां बराबर अपने पति को लेके जाते थे, क्या पति उनके मंत्री थे? वो मंत्री के गाड़ी से उनके पति कैसे जाते थे और हर 2 महीना में वहां जाने का काम कैसे करते थे? तो ये सवाल है कि 15 स्तर पर जांच होना चाहिए था, जिलाधिकारी को जांच करना चाहिए। जब हम फंड दे रहे हैं जिस संस्था को, जांच का क्या प्रतिवेदन आया था क्या कि 15 स्तर पर जांच होना चाहिए? उसके समाज कल्याण जांच करेंगे, जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट करेंगे, तब इनको रिलीज करना चाहिए फंड। तो इस तरह की जो घटना हुई, हमको लगता कि पूरी साजिश के तहत और जांच के तहत जो आरोप गठित हुआ है, तो आप सभी हम लोग बिहार का संसार हुआ है और समीर साहब बिहार संसार हुआ है, तो आज क्या कर रहे थे? पैसा तो देने का काम किया, लेकिन जांच प्रतिवेदन आया था क्या? सामने आ रही है। हरदोई का भी जिक्र आने लगा, वहां पर भी 19 जो लेडीज हैं वो गायब है शेल्टर होम से। और जो सेंटर की सरकार है वो तो कह रही है योगी आदित्यनाथ जो है सीएम, वो तुरंत एक्शन ले रहे हैं, फौरन एक्शन हुआ है, जांच बिठाई गई है, डीएम को हटाया गया है, और आप लोग यहां योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। समीर भाई, मैं ये कहूंगा कि बेशर्मी में बिहार सरकार और हमारी प्रदेश सरकार दोनों ही बराबर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सरकार दोनों जगह चला रहे हैं। आज भी बिहार की सरकार अपने मंत्री के साथ खड़ी है, मजलूम के साथ नहीं खड़ी है, और यूपी सरकार भी वही तर्ज पे काम कर रही है। आज भी अपने विभागीय बड़े अधिकारियों और मंत्री के साथ खड़ी है। आज भी जमीनी सतह पे ये छोटे कर्मचारियों पे जिम्मेदारी आयद करके एक बहुत बड़ा और अहम सवाल उठता है कि जब डीएम सरकारी आदेश के ऊपर वहां जांच करने पहुंचे और वहां के लोगों ने उनको जांच करने नहीं दिया, तो डीएम ने सरकारी काम में बाधा का मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? डीएम डरे ऐसे लोगों से, डीपीओ डरे ऐसे लोगों से, तो यकीनी तौर पर सत्ता में बैठे कोई लोग थे कि जिनका संरक्षण इन लोगों के पास था। 24 घंटा गुजर जाने के बाद भी सरकार लीपापोती में लगी है, उन लोगों का आज तक खुलासा नहीं कर पाई है। प्रश्न ये है, आप डीपीओ के ऊपर कार्रवाई करते हैं, आपकी स्थानीय पुलिस और आपका जो जिला का खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा था? रोज लग्जरी गाड़ियां जा रही थी। आपकी पुलिस आज उत्तर प्रदेश में चेकिंग के नाम पर गरीबों से
पैसा वसूलने का काम कर रही है, नहीं जुर्माना तो लेने रुश्ती का साहब काम मुझे कर ये रही है। बताइए, बार-बार 3-4 गाड़ियां अगस्त का जो जाती रही, सीएम रोज योगी जाती आदित्यनाथ रही, का ऑर्डर था और उसके सारे बाद डीएम्स भी के आपने लिए, पुलिस पे कोई यूपी के जिम्मेदारी सारे आज डीएम्स नहीं के की। लिए जो ऑर्डर जारी किया गया था सीएम ऑफिस से कि इस तरह के जितने भी शेल्टर होम्स हैं वहां जाइए, जाकर जांच कीजिए कि वहां पर क्या चल रहा है, इसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स मानते हैं या सरकार के लेवल पर लैप्स मानते हैं? निश्चित तौर पर यह सरकार अपना इकबाल अधिकारियों में पूरी तरह से खो चुकी है। अधिकारी उत्तर प्रदेश में बेलगाम है और सरकार के ही बैठे लोग अधिकारियों का संरक्षण दे रहे हैं, कहीं संघ में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से, इस प्रश्न से आप कब तक भागेंगे कि स्थानीय पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं आयद की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, और जिस शेल्टर होम को आपने ब्लैकलिस्ट किया था, भले ही हाई कोर्ट से वो स्थगन पा गए, उसी शेल्टर होम को आपने क्लीन चिट कैसे दे दी? आपने ब्लैकलिस्ट करने के बाद भी 9 बच्चियों को आपके प्रशासन ने सुपुर्दगी उस शेल्टर होम में कैसे दे दी? हाई कोर्ट ने सिर्फ स्थगन आदेश आपके ब्लैकलिस्ट करने पे दिया था, ये नहीं कहा था आपसे कि आप वहां बच्चों की सुपुर्दगी जारी रखेंगे। 9 बच्चियों की सुपुर्दगी उसके बाद भी 1 साल के अंदर हुई। नाइश हसन हमारे साथ आ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाइश, ये कैसे हो जाता है? 2017 में जिस शेल्टर होम का लाइसेंस रद्द हो जाता है, रिन्यू नहीं होता है, वो चलता रहता है, वहां पर लड़कियां अभी भी रहती होती हैं, और मेनका गांधी का स्टेटमेंट जो है वो साफ मान रही है कि मुजफ्फरपुर और देवरिया जैसे हालात और भी कई शेल्टर होम्स के देश में हो सकते हैं, उसके बावजूद भी इस ओर ध्यान किसी का नहीं है। हकीकत तो ये है, आयरनी है ये। जी समीर साहब, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि एक बात मैं पूरे चैलेंज से कहती हूं कि आप देश भर के किसी भी शेल्टर होम का किसी भी वक्त चुपके से एक खुफिया तरीके से निरीक्षण कर लीजिए, ये हाल हर जगह मिलेगा। 1-2 लोग पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन ये हर जगह ये है। मैं चैलेंज लेती हूं इसको, कोई भी सरकार चली जाए। देखिए, मैं इस सवाल को बड़े फलक पे देख रही हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नेता नहीं हूं, इसलिए हिंदुस्तान में बच्चों के हक का सवाल उठते हुए आज 90 साल हो गया है। 1929 में पहली बार ये सवाल उठा था बच्चों की मैरिज को लेके, उसके बाद कितने कमीशन आए, कितनी एक्ट बने, हम CWC पहुंचे और हम पॉक्सो तक पहुंच गए, लेकिन हमारे हालात में कोई बहुत बड़ा 90 सालों में बदलाव आप नहीं देखेंगे, कागजी बदलाव आप बहुत बड़ा देखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सारी सरकारों ने ये नाइंसाफियां की हैं, और अगर मेनका गांधी ये बात कह रही हैं तो मैं समझती हूँ क्या मजबूरी थी, क्या लाचारी है लोगों के सामने ये बात समझने की। अगर डीएम कह रहा है मैं असहाय हूँ, मुझे बहुत नाराजगी है इस पे कि डीएम अपने आप को असहाय कह रहा है, और साथ साथ मैं ये चाहती हूँ उस डीएम के साथ बहुत ही डिटेल काउंसलिंग और बातचीत हो, बहुत से तथ्य निकल के आएंगे जो ये बताएंगे कि उसको असहाय, एक हाईली क्वालिफाइड आदमी होता है डीएम, अगर वो असहाय है तो उसके पीछे कोई ताकत बिल्कुल, सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है, किसी एक सरकार को भी आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं पूरी तरह से अग्री करता हूं आपकी इस बात से, और इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि देश के, न सिर्फ बिहार, न सिर्फ यूपी, देश के सारे जितने भी ऐसे मजलूमों के शेल्टर होम्स हैं, वहां जाकर इंक्वायरी होनी चाहिए कि वहां अंदर चल क्या रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, इन्हीं तमाम सुलगते हुए सवालों के साथ लौटेंगे, कहीं ना जाइएगा। क्या जात पात और मजहब की सियासत से ऊपर उठकर मजलूमों की चीखें कोई सुन रहा है? और क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है जब देश भर में जितने भी इस तरह के मजलूमों के शेल्टर होम्स चल रहे हैं, उनकी इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए? यह है हमारा आज का सवाल। इसी पर आज बातचीत कर रहे हैं हम अपने तमाम खास मेहमानों से। तरुण चुग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चुग साहब, सुशील मोदी जो कि डेप्यूटी सीएम है, आपके साथ मिलकर वहां पर जेडीयू की सरकार है, क्या आपको नहीं लगता कि सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सीधे सीधे ठहराया जाना चाहिए? जिस तरह से सालों से वहां पर यह खेल चल रहा था, जिस तरह से यह जो शख्स है ब्रजेश ठाकुर, इसके रसूख को देखते हुए करोड़ों का
फंड इसे दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, और जो कुछ इसके शेल्टर होम्स में हो रहा है, जिस तरह से उसकी कारगुजारियां बाहर आई, आपको नहीं लगता सीधे सीधे मंजू वर्मा जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका इस्तीफा होना चाहिए? चुग साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अरविंद निषाद साहब इसका जवाब आप अगर दे पाए तो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार जो है वो मंजू वर्मा के सपोर्ट में खड़ी हुई है और आप लोगों ने तय कर लिया है चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन मंजू वर्मा का इस्तीफा तो नहीं होगा। देखिए 13 साल की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मंत्रियों से इस्तीफा लेने का काम किया है। अगर सीबीआई की जांच में मंत्री मंजू वर्मा जी का कहीं किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट साबित होगा या उनके पतिदेव का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट साबित होगा तो मुख्यमंत्री जी सरकार की ओर से जरूर उन पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई ही नहीं इतनी सारी जानकारियां सामने आ गई, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस सामने आ गए, ये क्या आपको मिनिस्ट्री की नाकामयाबी नहीं लग रही? अरविंद निषाद साहब किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? और जो पुलिस के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं उसमें कॉल डिटेल्स की बात भी सामने आई है, मंजू वर्मा के हस्बैंड की जिस तरह से कॉल डिटेल्स सामने आई हैं, ब्रजेश ठाकुर से जो उनकी बातें हुई, आप खुलासा होने दीजिए, रिपोर्ट सबमिट होने दीजिए, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जांचोपरांत के बाद में कोई निर्णय पर सरकार पहुंचेगी। ठीक है, आपके पास कोई सोर्सेस के माध्यम से खबर पहुंची होगी, सोर्सेस के आधार पर निषाद साहब इंक्वायरी कैसे होगी अगर सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री जो इस तरह के तमाम शेल्टर होम्स के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है, अगर वो मंत्री अपनी सीट पर काबिज रहती हैं, वो आपकी कैबिनेट की शोभा बढ़ाती रहती हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? आपको नहीं लगता नैतिकता नाम की कोई चीज बची है? नैतिकता के तकाजा क्या कहता है? नैतिकता का तकाजा आपको इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उनका? समीर इसका आंसर शायद हम देखिए, मैं आपको समीर साहब मैं आपको डिटेल कर रहा हूं। देखिए हाँ। कोई भी सरकार नियम और कायदा कानून से चलती है। अगर सीबीआई की जांच में, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं समीर साहब, सीबीआई की जांच में कोई भी व्यक्ति, मंजू वर्मा ही हो या और कोई अधिकारी, उच्चतम पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर दोषी पाए जाएंगे सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। मतलब जहां तक हम दोषी पाए जाने का इंतजार करें। आधार पर ठीक है, नहीं इसके ठीक है। इसमें आपका क्या योगदान है? इसके मियाद क्या होगी? नीतीश कुमार की छवि जो है ना वो उस वक्त की बनी हुई है जब एक रेल एक्सीडेंट होने पर बतौर रेल मंत्री वो अपने पद त्याग देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने देखा है, और हमने अंतरात्मा की आवाज भी उनकी सुनी कि किस तरह से तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम दोषी नहीं है इसमें, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब ये सवाल क्या नहीं उठेगा सरवर? तेजस्वी जी को कहा गया था, तेजस्वी जी को कहा गया था कि पब्लिक डोमेन में आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने पब्लिक डोमेन में स्थिति स्पष्ट करने का काम नहीं किया। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही दलील दी ना नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा मंजू वर्मा मुझसे मिलने आई और उन्होंने कहा कि उनका कोई रोल नहीं है इसमें, वो बिल्कुल पाक साफ है, और उन्होंने मान लिया। बिल्कुल समीर यहीं पे एक मिनट हो गया। अरविंद जी हो गया, सुन लीजिए। एक इसमें पॉइंट जी मैं नहीं चाहता हूँ सरवत जी के पास, बाद में आप ही के पास आ रहा हूँ जी। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिनको तीसरी बार बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। हाँ। और इन्हें बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था। आप सब जानते हैं महागठबंधन में तीसरी बार इन्हें बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था। और क्या था, तेजस्वी यादव जी पे एक आरोप लगा था। तेजस्वी यादव जी कह रहे थे बार बार कि मैं आरोपी नहीं हूं। ठीक है, वो अपनी दलील दे रहे थे, मैं आरोपी नहीं हूं। और नीतीश कुमार जी का था कि नहीं, अब आरोप लग गया तो मेरे सुशासन बाबू के छवि पे कहीं ना कहीं बट्टा लग जाएगा, तो इनका रिजर्वेशन चाहिए। हाँ। ये आरोपी अपने आप को नहीं मान रहे थे, ये रिजाइन नहीं कर रहे थे। इसमें इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, और जैसे ही ये बीजेपी के साथ सरकार बनाए, सृजन घोटाला सामने आया, और आज जो शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। क्या आपको लगता है कि मंत्री के पद पे बने रहते हुए निष्पक्ष जांच का नतीजा निकल के आएगा, या
या एक सूरत हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चलेगा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, और सीबीआई शायद जांच में सफल हो जाए और मंजू वर्मा के हाथ में हथकड़ी हो, तब नीतीश बाबू को ये लगेगा कि नहीं अब तो गलती हो गई मेरे से। क्या इस दिन का इंतजार कर रहे हैं नीतीश बाबू? क्या नीतीश बाबू को आज रिजाइनेशन लेना चाहिए था? ये तक कह दिया कि इन सारी घटनाओं को देखकर लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर था सब कुछ जो हो रहा था। अब इससे ज्यादा और कड़े अल्फाजों का क्या इस्तेमाल करेगा सुप्रीम कोर्ट भी? अब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? समीर साहब, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम छोड़िए ना कांग्रेस पार्टी आरजेडी, सीबीआई पर आज के सरकार आप चला रहे नहीं है, लेकिन लालू सरकार आप चला रहे हैं। बीच में नहीं बोलिए, आपकी आदत नहीं है बीच में बोलिए। नहीं लड़ रहे हैं। मुझे एक बात कहने दीजिए। नाइश बोलिए। अरे सर एक सेकंड चुप हो जाइए। मैं ये कह रही हूँ समीर, मैं ये कह रही हूँ हमारे देश में जांचों का इतिहास बहुत दागदार है। हमारे पास वाराणसी का संवासिनी रेप केस नजीर है, अभी हमारे पास 18-19 साल हो गए हैं, अभी तक उसमें इंसाफ नहीं मिला है लोगों को। तो ये जांच का मतलब होता है किसी चीज को एक ठंडे बस्ते में डाल देना, तब तक पब्लिक भूल जाती है और जो इसमें गुनहगार होते हैं वो साफ साफ बरी हो जाते हैं, एक छोटी सी खबर अखबार में आ जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये सब टाइम बाउंड नहीं होगा, ये टाइम बाउंड अगर इसको नहीं बनाया गया तो ये तमाम जांचों की तरह ये एक जांच पिटारे में चली जाएगी। और ये जितने भी नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री, मैं पर्सनली उनको माननीय नहीं कहूंगी, हमारी औरतों हमारे बच्चों के लिए मानकर कोई जगह नहीं छोड़ी है। कहा है कि 2 सप्ताह बाद फिर हियरिंग करेंगे। पटना हाई कोर्ट 2 सप्ताह का वक्त दिया है, 2 सप्ताह के बाद सीबीआई दिया जाएगा कि कहां तक कार्रवाई आगे बढ़ी है। अगर सीबीआई बताने में बिहार के मुख्यमंत्री टाइम बाउंड जांच का वायदा करें पब्लिक से, हाई कोर्ट आगे का निर्देशित करेगी और उस निर्देशन में अगर सीबीआई फेल होगी तो फिर पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देखेगी कैसे हमको इस जांच को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए, ना सिर्फ बिहार, ना सिर्फ देवरिया, ना सिर्फ हरदोई, बल्कि देश के सारे शेल्टर होम्स की जांच होनी चाहिए, सबका सोशल ऑडिट होना चाहिए। अब वक्त आ गया है, ये हाथ जोड़कर विनती है सरकारों से कि अब बस बहुत हो गया, अब और बच्चियों की चीखों का इंतजार ना कीजिए। अब इसका इंतजार मत कीजिए कि कोई लड़की किसी तरह से अपनी जान बचाकर शेल्टर होम से बाहर आए और फिर वो इसकी इंफॉर्मेशन दे कि हमारे साथ क्या हो रहा था। अब सोशल ऑडिट कीजिए सारे शेल्टर होम्स का जो इस देश में चल रहे हैं, इसका वक्त आ चुका है। चुग साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? कैमरे भी लगाइए, कौन गाड़ी आती है, कौन चुग मंत्री आता है, कौन जाता है, कि देश के सारे शेल्टर होम्स की जांच होनी चाहिए। आपकी सरकार का तो नारा है, स्लोगन है बेटी बचाओ, हम मानना चाहते हैं। और बेटियों की क्या हाल हो रही है शेल्टर होम्स में, ये हम देख रहे हैं। देश बहुत दुखी है। बचाए बेटी, अगर हम गाय होते तो हमें बचा लेते ना, हम तो बेटियां हैं, हम तो औरतें हैं, हम गाय नहीं है, ठीक है, हमें कैसे बचाएंगे वो? तरुण जी जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं जी। तरुण जी। बिल्कुल मैं न्यूज़ 18 के इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। पूरे देश के अंदर इनकी जांच होनी चाहिए और जो आज के समय की तकनीक डिजिटलाइजेशन की है वो वहां पर चाहे वो सीसीटीवी हैं, लाइव सीसीटीवी हैं, उनका कहां पर सारा रहे, रिकॉर्ड रहे और वहां की सारी गतिविधियां कैमरे के अंदर और डिजिटलाइज रिकॉर्ड हों, ये सब चीजें वहां होनी चाहिए। ये आज समय आ गया, आपको पुराने सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा और ये भी एक बात देखनी पड़ेगी कि जो लोग ये सिस्टम को रन कर रहे हैं वो भी समाज में से लोग हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं एक देश के नागरिक के नाते यहाँ इस बात को और ज्यादा दुख की तरह मानता हूं कि जिन लोगों को समाज ने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम करने का मौका दिया, समाज के अंदर समाज सुधारने का मौका दिया, किसी को शेल्टर देने का मौका दिया, वो ही जिन्हें रक्षक बनाया वो भक्षक बन गए। बहुत दुखद है। केवल इसमें राजनीति नहीं, इस पर सुन लीजिए बहन जी, मैंने आपको सुना। अरे मैं बहन जी सुन लीजिए, मैं किसी पे नहीं डाल रहा, मैं हम सब भारतीयों को इस पे विचार करना पड़ेगा कि आज ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई हैं और इनमें से इसमें से समाज, अरे भैया सुन समाज को कैसे निकालना है। और ये शेल्टर होम नीड है,
और उसके लिए अच्छे लोग आगे आए और इन चीजों के खिलाफ अच्छी संस्थाएं आगे आए। और आज आप इन संरक्षण स्थलियों को एक अच्छे लोगों के हाथ में जाएं और सब डिजिटलाइज होना चाहिए। इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसको ये कहा जाए कि सरकार के समय में ये हुआ और हमारी अरे कंपैरिजन, यही तो अफसोस है ना तरुण चुग जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए कि ये उनके वक्त में हुआ, ये हमारे वक्त में हुआ। सभी पॉलिटिकल वो कंसर्न नजर आना चाहिए, वो सीरियसनेस नजर आनी चाहिए। लेकिन रुश्दी साहब वो सीरियसनेस नजर आ रही है क्या? क्योंकि आज भी यूपी सरकार की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये सब तो पुरानी सरकारों का किया धरा है, हम तो एक्शन ले रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है कि एक साल में तो ये सब कुछ नहीं हो गया। ऐसे लोग तो सालों से पनप रहे हैं ना इस समाज में, और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज ये इन हरकतों पर आमादा हो गए। समीर भाई, आपके सवाल में जो बुनियादी फिक्र है, आपके सवाल में जो बुनियादी फिक्र है, हम उसकी इज्जत करते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं कि ये बुनियादी फिक्र है। यहाँ दोषारोपण की बात नहीं है, सवाल है आज की सरकार जिसको बहुमत दिया है जनता ने, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी का। मैं तरुण जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। निर्भया फंड के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, और वित्तीय वर्ष 17-18 में सबसे ज्यादा पैसा आपकी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। वित्तीय वर्ष 17 और 18 में निर्भया फंड की तमाम शरायत में एक बड़ी शर्त यह भी है कि ये शेल्टर होम्स को अलॉट करते वक्त सुनिश्चित कराया जाए कि वहां सीसीटीवी हो। ये वर्ष 17 और 18 आपकी सरकार के समय की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने सीसीटीवी सुनिश्चित कराने का काम नहीं किया और फंड सभी एनजीओ के माध्यम से इन शेल्टर होम्स को दिया। आप अपनी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस पर जिम्मेदार मान करके, अगर आज हम सरकार का इस्तीफा मांगते हैं या मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आगे आकर नैतिक जिम्मेदारी लें, तो इसमें आपको राजनीति नहीं, हम क्या नहीं फिक्र दिखनी चाहिए, क्योंकि हम सब परिवार वाले हैं। जो परिवार वाले हैं वही इस दर्द को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। क्या दिया आज एक बड़ी समीर भाई दिक्कत है कि सरकार ने मौका दे दिया उन शेल्टर होम्स को। जब इतना बड़ा कांड सामने आ गया था, फौरी तौर पर सभी शेल्टर होम्स को जिले के जितने भी जिलों में था तुरंत आपको अपने अंडर में ले लेना चाहिए था। आपने मौका दे दिया कि वो जितना भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वहां के लोगों को आपने मौका दे दिया कि वो लड़कियों को गायब कर दें, और हरदोई उसका उदाहरण है। आप 24 घंटे के अंदर सरकार को बचाने में लग गए, सरकार का इकबाल बचाने में लग गए। किसी जिले में आपके प्रशासन ने शेल्टर होम को तत्कालिक अपने कब्जे में नहीं लिया, क्योंकि कल अगर डर हो जाएगा इन शेल्टर होम्स को कि सरकार कार्रवाई करेगी, तो आज ही वो लड़कियों को गायब करना शुरू किया। उदाहरण हरदोई बहुत बड़ा है। और आप एनजीओ को निकाल बाहर कीजिए इस सब से, बिल्कुल जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। संजय प्रसाद जी, छवि चमकाते रहिए। संजय प्रसाद जी, आरजेडी का क्या पक्ष है और क्या मंजू वर्मा के पद पर रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? समीर जी, जब हमारी सरकार महागठबंधन की थी तो नीतीश कुमार जी जब आरोप लगा कि ऐसे कोई पेपर और मीडिया माध्यम से आया कि तेजस्वी ज्यादा दोषी हैं, तो उनकी अंतरात्मा जग गई थी, और उस समय ने हमारे से महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के गोद में जाकर उन्होंने सरकार बना लिया, और अभी दोहरी नीति कर रहे हैं। जब मंजू वर्मा को कल कैबिनेट होने कल उनका बयान आया माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इस मंजू वर्मा इस्तीफा नहीं देंगे, दोषी होने के बाद देंगे, तो एक पक्ष से बचाव कर रहे हैं। अभी अंतरात्मा उनका कहाँ गया जब मंजू वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, और बच्चियां बोल रही है कि मंजू वर्मा वहां जांच करने गई थी, तो क्या जांच की, ये भी तो सवाल उठता है। उन्होंने जांच क्या किया? जब बराबर 2 महीने में वहां जाया करती थी सेंटर में मुजफ्फरपुर में, तो जांच उन्होंने क्या किया? इसलिए उनको तो स्वतः अभी नैतिकता के आधार पर उनको ये सवाल तो है ही, ये सवाल तो है ही। और दूसरी बात है कि पति को दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अपने अगर वो ये शो देख रहे होंगे, अगर वो ये सारी बातें सुन रहे होंगे, तो उनको सोचना होगा इस सवाल पर कि अभी भी वो इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं। पति को अपने गाड़ी से ले जाकर वहां बलात्कार करवाते थे। ये तो यही साबित होता है
कि अपने पति को स्वयं अपने गाड़ी में बिठाकर ले जाते थे सेंटर हॉल में और वहां माने बच्चियों के बीच जाते थे वो, तो उन्होंने बलात्कार गैर जिम्मेदाराना बयान है, गैर जिम्मेदाराना साबित होता है ये भी नहीं कह सकते। क्लियर हो रहा प्रसाद इस तरह की बात ये साबित हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इस तरह थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए और माननीय मुख्यमंत्री सोच समझ कर बोलिए, साबित हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। चिट दे दिया कि अभी इस्तीफा नहीं देगी मंजू वर्मा। इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है करते हैं। लेकिन सुनिए मांग करती है कि संजय प्रसाद मुझे ये बताइए कि जब आप लोग सरकार का हिस्सा थे, सुनिए मेरी बात सुनिए संजय प्रसाद जी, जब आप लोग सरकार का हिस्सा थे तब आपको ब्रजेश ठाकुर के रसूख का अंदाजा नहीं हुआ कुछ भी कि क्या चल रहा है? देखिए समीर जी, उस समय भी समाज कल्याण मंत्री जदयू के कोटे में था और उसी समय मंजू वर्मा ही मंत्री थी, इसलिए उनका जांच उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उनको खुद पता था जब विभाग उनके दल के पास था, अब मुख्यमंत्री भी वो जदयू के थे, तो उनको समझना चाहिए, जांच करना जिम्मेवारी क्या। हम लोग को तो संज्ञान में जैसे 1 साल 2 साल चला ही 20 महीने सरकार, 20 महीने के बाद उन्होंने हमसे नाता तोड़कर अंतरात्मा की पुकार किए कि जो है तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा, तो अभी कैसे, अभी कहते हैं जांच आएगा तो हम इस्तीफा देगी मंजू वर्मा, तो उस समय अरविंद निषाद साहब देखिए जो आरोप लग रहे हैं उसमें बहुत सारी सियासत है, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन उसके बीच में तो अलग हो गए। इस वक्त देश के मन में ये सवाल तो है कि नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार की अंतरात्मा अब कब जगेगी, कब वो इस्तीफा लेंगे, क्योंकि जिस मिनिस्ट्री का ये काम था, जिस मिनिस्ट्री की ये जिम्मेदारी थी, वो मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी संभालने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। देखिए जो इस वक्त देश की भावना है, उस भावना से हमारी पार्टी और हमारे नेता वाकिफ हैं, मैं ऐसा मानता हूं। मैं फिर इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि अगर जांच में मंत्री या उच्च पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टी चाहे बिहार में या उत्तर प्रदेश, हैरत होती है आपका क्या योगदान होगा, मतलब जांच में दोषी पाए जाने के बाद आप कार्रवाई करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, तब तो आप मजबूर हो जाएंगे उनके खिलाफ उनका इस्तीफा लेने के लिए। अगर वो दोषी करार दी जाती है, लेकिन इसलिए तो मैं नागरिकता का तकाजा आपको याद दिलाता हूं जिसके बारे में जाने जाते थे नीतीश कुमार। बताइए ना, देश को गुमराह न कीजिए, ये आपकी सरकार जानती थी कि प्रातः आप साथ नहीं बोल पाएंगे, आप जब अपनी बात को रख रहे थे तो हमने हस्तक्षेप नहीं किया, आप क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी और नैतिकता से आप क्या बोलेंगे? आपके नेता कहते हैं कि बच्चों से, लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाया करता है, आप क्या बोलेंगे? यहाँ शिवानंद तिवारी कहते हैं कि 18 से 19 वर्ष के लड़के लड़कियों से छेड़खानी करेंगे। आप अपने महागठबंधन में अपने दल के नेताओं को पहले आप बचाव कीजिए ना, उनको पहले सुझाव दीजिए ना, लड़कों से कैसे बर्ताव किया जाए, लड़कियों से कैसे बात किया जाए। एक दूसरी बात, आप गैर जिम्मेदाराना विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। खूनी ये कातिल एक रात में नहीं बना था, 2005 में इनके पारिवारिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार इनके बच्चे की सालगिरह में गए थे। आप अपने रिश्तों का आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, आप भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या ये बात किसी भी तरह से मानी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी कि ब्रजेश ठाकुर जैसे लोग और विभागीय अधिकारियों के ऊपर भी इतने रसूखदार बिना सफेद पोशों की मदद के हो जाते हैं? और क्या हम ये नहीं अभी इस वक्त मान सकते कि अभी जितने भी लोग हमें नजर आ रहे हैं, जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जितने भी लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये सब छोटी मछलियां हैं। जी हाँ, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ये उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जो छोटी मछलियां, तथाकथित छोटी मछलियां जिनको आप कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कभी भी इस तरह के शेल्टर होम, उस आदमी के पास स्वधार भी है,
यूपी वाले की अगर हम बात करें, उसके पास जो है पालना गृह भी, उसके पास बालिका गृह भी। जब उसके ऊपर इतना कुछ था तो ये सब चीजें उसको कैसे मिलती गई, और कैसे हम अगर यूपी को देखें तो इतनी अच्छी अच्छी महिला संगठन है यहाँ जो बालकों के अधिकार पे, बच्चियों के अधिकार पे जम के जमीनी काम करती हैं, वो सारे बाहर हो गए और वो एक आदमी सारे चीज पाता चला गया। तो ये बिना रसूख के समीर साहब हो नहीं सकता है। और जब तक इस तरह की चीजों में सरकारी मशीनरी शामिल नहीं होती, कोई भी सरकार हो, मैं पिछली सरकार में ये देख रही थी और मैं शेल्टर होम में जाके काम कर चुकी हूँ, बेटियों को, बच्चियों को काउंसलिंग और सपोर्ट करने का। मैंने ये देखा है समीर साहब कि छोटी बच्चियां जो शेल्टर होम में आई, उन्होंने दिल्ली भी देखा है, जवान होते होते बंबई भी वो गई हैं, वो कलकत्ता भी गई हैं। मैंने पूछा उनसे कि तुम बेटा कैसे पहुंची, तो उन्होंने जो धीरे धीरे एक जमाना हुआ राज खोले, तो ये साबित होता है कि जो सरकारी होम है, मैं उनको होम नहीं कहती हूँ, मैं उनको कैद खाने कहती हूँ। वो कैद खाने में सरकारी कारिंदे जो होते हैं वो ये समझते हैं ये हमारे लिए प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे हैं, ये सरकारी घर हैं, इसलिए हम जब चाहेंगे हम लड़कियों को उठाएंगे, गोवा घूमेंगे और वापस लाके छोड़ेंगे। यही होता है वहाँ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, खत्म करिए सारे शेल्टर होम। और ये सरकारें क्यों लड़कियों की शादी करने के लिए चिंता करती हैं? मैं कह रही हूँ आप लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढना बंद करिए, उनको आजादी दीजिए। आपके प्रोजेक्ट में शादी क्यों है कि हर वक्त आप समूह में शादी कराएंगे? मत कराइए। शादी जिसको करना होता है वो खुद ढूंढेगा, आप उसे एम्पावर कीजिए, ताकतवर बनाइए। उसके लिए मियां मत ढूंढिए। किसी ने, औरत ने आपको नहीं कहा है कि मियां ढूंढो हमारे लिए। आप उनको ताकतवर नहीं बनाते, आप उनको कमजोर बनाते हैं। फिर कहते हैं 4 बर्तन देंगे, 15,000 रुपए देंगे, बहुत सही आपने बात कही है, बहुत सही आपने बात कही है नाइस जी। और इन्हीं बातों के साथ इस डिबेट को मैं खत्म करूंगा और इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगा कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन तक ये बात पहुंचेगी और अब कम से कम कोई शर्मनाक इंतजार नहीं होगा कि कोई लड़की किसी शेल्टर होम से अपनी जान बचाकर भाग कर आए और वो गुहार लगाए, बताए कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अब वक्त आ चुका है, जितनी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं उसके बेसिस पर सरकारें यह फैसला लें कि देश के जितने भी शेल्टर होम्स इस तरह के चल रहे हैं वहां पर इंक्वायरी हो, जांच कराई जाए और देखा जाए कि वहां पर क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब ख़ैर।